नमस्कार मित्रों, मैं हरिशंकर और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। मित्रों, पर्यावरण की एक मैंने वीडियो आपको दी थी जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार और उसका जो अक्षांश और देशांतरी विस्तार और कितने ज़िले किस राज्यों से सीमा बनाते हैं, इसकी हमने वीडियो आपको दी है। ठीक है, इसकी अगली कड़ी में हम चाहते हैं कि आपसे हम एक वीडियो शेयर करें PDF के माध्यम से भी, और वह वीडियो रहेगी वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं के रूप में। ठीक है, तो आगे हम ये चाहते हैं कि आप वीडियो को लगातार अंत तक देखिए ताकि आपको हमारे द्वारा संकलित की गई सभी जानकारियाँ आपको पर्याप्त तरीके से मिल सकें। तो दोस्तों, इसके पहले हमने 2 वॉल्यूम बनाए थे, 2 नोट्स हैं हमारे पर्यावरण अध्ययन के। अगर आप चाहते हैं तो हमारे परिवर्तन एकेडमी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप उसको ले सकते हैं, वहाँ पर दोनों आपको PDF मिल जाएंगी। ठीक है, फिर आइए आगे देख लेते हैं कि हमने जो पर्यावरण के नोट्स बनाए थे उसमें जो वॉल्यूम 1 का नोट्स था उसमें पर्यावरण की परिचय है, इसके बाद पर्यावरण की परिभाषाएं, पर्यावरण के घटक एवं क्षेत्र, पर्यावरण के प्रकार और मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। जैसे एक कार्ल रिटर महोदय थे, उन्होंने अवधारणा दी थी अपनी कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है और प्रकृति ने ही मनुष्य को बनाया है, अर्थात मनुष्य प्रकृति के हाथों का खिलौना है। इस तरह की बहुत सारी अवधारणाएं हैं, हमने नोट में आपको संकलित करके दी हुई हैं। उसके बाद है पारिस्थितिकी एवं उसके घटक, पारितंत्र एवं उसके प्रकार की, मतलब कितने प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं और पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी उसमें। फिर इसके बाद है पोषण स्तर क्या होता है, उत्पादकता, ऊर्जा संवहन, इसके बाद खाद्य श्रृंखला और उसके प्रकार, पारिस्थितिकी पिरामिड्स, ये सब आपको वॉल्यूम 1 के नोट्स में मिल जाएंगे। इसी प्रकार आपने अगर वॉल्यूम 2 अगर आपके पास होगा या फिर आप अगर लेना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप ले सकते हैं, तो उस पर इस तरह की आपको चीज़ें मिल जाएंगी। फिर इसके बाद है कि जीवन का सिर्फ यही आधार है, पर्यावरण ही हमारा परिवार है। मित्रों, आप अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह देते होंगे। ये वास्तविक बात है कि हर एक कोई व्यक्ति अपने परिवार को प्यार देता है, अपने परिवार के लिए बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है और उसके परिवार पे कोई आँच ना आने पाए, सारी चीज़ों को वह देखता रहता है। इसी प्रकार से पर्यावरण भी हमारा एक परिवार है और इसको हमें बचा करके ही रखना है, नहीं तो ये हमारे आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। इसके बाद है कि प्रकृति का जो दृश्य भव्य है, इसको बचाना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको बहुत अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कहीं से अगर किसी पेड़ को अगर काट दिया जाता है तो वहाँ 1-2 दिन आपको उदास लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका एक अपनी सौंदर्यता है, उसका एक अपना सौंदर्य है। अगर आप उसको हटा देते हैं तो वहाँ का एक जो मनोहर दृश्य था वह हट जाता है। इसलिए पर्यावरण का जो भी दृश्य है उसको बचाना भी आपका कर्तव्य है। और जब 2009 में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया था तो वहाँ पर एक बात कही गई थी कि हम चाहे कहीं भी रहें, पर्यावरण की देखभाल करना हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और छोटे स्तर पर काम करना शुरू करें और 10 या 20 मित्रों के साथ पृथ्वी दिवस मनाएं। मतलब पहले आपको क्या करना है, छोटे स्तर पर काम शुरू करना है, 10 या 20 मित्रों के साथ पृथ्वी दिवस मनाना है और अगले वर्ष यह बहुत बड़ा समूह हो जाएगा। उसके बाद यह जागरूकता विश्व भर में फैल जाएगी। ये बात कही गई थी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2009 को। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी जी ने भी पर्यावरण के लिए कुछ अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने बताया कि पृथ्वी सभी मनुष्यों की ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। मतलब अगर आप चाहें तो इसके अपने ज़रूरत, अपने भौतिक सुख के लिए आप संसाधन आपको पृथ्वी उपलब्ध करा सकती है, लेकिन लालच, अगर मान लीजिए कि थोड़े बहुत फर्नीचर की अगर आपको आवश्यकता हो तो 1-2 बीज अगर वृक्ष की लकड़ियां आप अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान होने वाला तो नहीं है। लेकिन अगर इसकी आपको लालच लग जाए, आप अगर व्यापारी हो जाएं, अगर लकड़ी के व्यापार करेंगे तो आप पेड़ों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर देंगे और इससे आपको पता ही होगा कि अगर पेड़ हैं तो हमारा जीवन है, क्योंकि वहीं से हमें प्राणवायु मिलती है और हमें शुद्ध हवा मिलती है।
तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में बताया। फिर इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय ने बताया कि पर्यावरण वो हर एक चीज़ है जो मैं नहीं हूँ, मतलब पर्यावरण ही सब कुछ है, उन्होंने बताया था अपने बातों के माध्यम से। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। हम लोग शुरू करेंगे वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं में। पहली है हांगुल परियोजना। हांगुल परियोजना है, आपको बता दें कि कश्मीरी हिरण को ही हांगुल कहा जाता है और यह कश्मीर का राजकीय पशु है। और हांगुल परियोजना शुरुआत की गई थी 1970 ईस्वी में और यह शुरुआत की गई थी दाची ग्राम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, वहाँ से। और इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर सरकार ने WWF के सहयोग से की थी। और WWF का है तो इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। और यह एक पर्यावरण संरक्षण संबंधी जितनी भी योजनाएं आती हैं, जितने भी कार्यक्रम किए जाते हैं, उनको यह वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक संस्था है। और उसी के माध्यम से जम्मू कश्मीर सरकार ने हांगुल परियोजना की शुरुआत की थी। और जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु जो है वह कश्मीरी हिरण यानी हांगुल है। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कस्तूरी मृग परियोजना। और जो कस्तूरी मृग परियोजना है, आप जानते होंगे कि कस्तूरी एक ऐसा पदार्थ है जिससे कि एक बहुत ही अच्छी सुगंध आती है। और उसके लिए कई व्यापारी लोग हैं जो गैर कानूनी ढंग से कश्मीरी हिरण का शिकार करते हैं और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा घट गई। इस कारण से यह योजना शुरू की गई 1970 में। और यह एक ऐसी परियोजना थी जो कस्तूरी मृग को बचाने के लिए थी। और इसकी शुरुआत की गई थी IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से की गई थी। 5 अक्टूबर 1948 को IUCN की स्थापना की गई थी। और यह एक ऐसी संस्था है जो कि जितने भी प्रजातियां हैं, चाहे वह वन्य जीव प्रजातियां हो चाहे पादप प्रजातियां हो, उसके लिए यह लाल सूची जारी करती है। और अपने यह अति संकटग्रस्त जीव या फिर विलुप्त प्राय या फिर विलुप्त जीवों के लिए यह सूची प्रदान करती है। इसमें 3 प्रकार के पेज इस्तेमाल किए जाते हैं, एक गुलाबी रंग का पेज और एक हरे रंग का पेज और एक लाल रंग का पेज, ये सब इस्तेमाल किया जाता है। तो हम उसके लिए एक अगली वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं या फिर जो भारतीय संस्थाएं हैं, सारी चीज़ों को हम कवर कर लेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। फिर इसके बाद है कि आगे देखते हैं कि कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है कौन कौन सा है। तो शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में और बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड में है। और रासायनिक रूप से कस्तूरी क्या है, तो यह है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल। मतलब कस्तूरी का रासायनिक नाम अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप क्या बताएंगे, मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल। फिर इसके बाद है कस्तूरी प्राप्त कहाँ से की जाती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि नर मृगों के पित्ताशय से प्राप्त की जाती है। मतलब यह मादा मृगों में यह नहीं पाई जाती। फिर इसके बाद है गिर सिंह परियोजना। और अगर हम गिर सिंह परियोजना की बात करेंगे तो आपको याद होगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। और वहीं से एक योजना प्रारंभ की गई थी 1972 में। और यह योजना है गिर सिंह परियोजना। और पिछली हमने 2 योजनाओं के बारे में बात किया, तो अगर आपको याद होगा तो आप बताएंगे कि हांगुल परियोजना 1970 में शुरू की गई थी और कस्तूरी मृग योजना भी 1970 में ही शुरू की गई थी। फिर अगले तीसरी योजना है गिर सिंह परियोजना और इसका प्रारंभ हुआ था 1972 में। संचालय इसका केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो एशियाई सिंहों का संरक्षण। मतलब भारत में जितने भी एशियाई शेर हैं उनका घर माना जाता है गिर अभ्यारण्य को। तो इसका उद्देश्य है कि एशियाई सिंहों का संरक्षण किया जाएगा। और भारत में वर्तमान जनसंख्या 2015 के अगर जनगणना के अनुसार देखें तो जो भी एशियाई सिंह हैं उनकी संख्या देखी गई थी 523 2015 में। और 2020 में इनकी मात्रा में या फिर इनकी संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 674 एशियाई सिंह है। गिर अभ्यारण्य गुजरात को एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है। गिर अभ्यारण्य को सन 1973 में सरकार ने राष्ट्रीय पार्क घोषित किया था। तो पहले यह किस नाम से प्रचलित था, तो गिर अभ्यारण्य के नाम से प्रचलित था। और राष्ट्रीय पार्क कब घोषित कर दिया गया इसको,
तो 1973 में। और मित्रों मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं उनका जितना भी एरिया होता है सब संवेदनशील होता है, उसमें कई प्रकार के जीव जंतुओं या फिर पादप प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। लेकिन जो अभयारण्य होता है वह किसी प्राणी विशेष होता है, चाहे वह पादप की प्रजातियां हों चाहे वह जंतुओं की प्रजातियां हों, किसी विशेष प्रजाति के लिए ही अभयारण्य निर्धारित किया जाता है। तो पहले एशियाई शेरों के लिए जो अभयारण्य बना था गुजरात में गिर अभयारण्य, उसको 1973 में क्या घोषित कर दिया गया, तो राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। फिर अगली कड़ी में हम ये जान लेते हैं कि जो बाघ परियोजना है वह कब शुरू हुई थी। तो पहले तो बाघ के बारे में जान लेते हैं कि जो बाघ है वह भारत का राष्ट्रीय पशु है। और जो बाघ परियोजना शुरू की गई थी 7 अप्रैल 1973 में, उसका उद्देश्य था कि बाघों की गिरती संख्या को रोकना, और इसका संचालन भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और 2018 के अनुसार इनकी जो जनसंख्या अगर आप देखेंगे बाघों की, तो विश्व के 70% बाघ भारत में हैं और भारत में बाघों की संख्या 2967 है, और यह है 2018 के जनगणना के अनुसार। और भारत में अधिकतम कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में 526 बाघ दर्ज किए गए थे, और कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442। और ये बाघ जो परियोजना थी यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू की गई थी, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है उत्तराखंड में। और देश में बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं कितने, तो यहाँ हैं 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। और विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। यहाँ हमने कुछ भारत के प्रमुख प्रोजेक्ट टाइगर अभयारण्य की बात की है। इसको आप देख सकते हैं कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम, यह कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। काजीरंगा बाघ अभयारण्य यह कहाँ है, तो असम में पड़ता है। फिर इसके बाद मानस बाघ अभयारण्य कहाँ है, तो यह भी असम में है। और नामदफा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य बिहार में है। पलामू बाघ अभयारण्य झारखंड में है। कान्हा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। और संजय दुबरी राष्ट्रीय पार्क बाघ अभयारण्य है ये, और यह मध्य प्रदेश में है। सतकोसिया बाघ अभयारण्य ये उड़ीसा में है। तडोबा अंधारी बाघ अभयारण्य कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में है। और बोर अभयारण्य भी महाराष्ट्र में ही है। इसके बाद देखते हैं तो डंपा बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में है। सह्याद्री बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में है। और मुदीमलाई राष्ट्रीय पार्क, ये पहले बाघ अभयारण्य हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया, तमिलनाडु में है। सरिक्का बाघ अभयारण्य राजस्थान में है। और इसके बाद है मुकुंदरा हिल्स राजस्थान, और अमानगढ़ बाघ अभयारण्य यह उत्तराखंड में है। बुक्सा बाघ अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन बाघ अभयारण्य ये भी पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक है, तो यह कुछ इम्पॉर्टेंट या फिर आप मान लीजिए महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्य थे। ठीक है, उसके बाद हम 5वीं योजना शुरू कर लेते हैं। 5वीं परियोजना थी कछुआ संरक्षण परियोजना। इसकी प्रारंभ की अगर बात की जाए तो यह 1975 में शुरू की गई थी, और उड़ीसा के कटक जिले में भीतरकनिका अभयारण्य से, तो भीतरकनिका अभयारण्य से इसकी शुरुआत की गई थी। और संरक्षण की जाने वाली अगर प्रजाति की बात करें तो दक्षिणी अमेरिकी प्रजाति है ओलिव रिडले। ओलिव रिडले क्या है, तो यह कछुए की प्रजाति है, और इसको संरक्षित करने के लिए 1975 में उड़ीसा के कटक जिले में भीतरकनिका अभयारण्य से इसकी शुरुआत की गई थी कछुआ संरक्षण परियोजना की। और भारत में इनका जो निवास स्थल है वह ओलिव रिडले का, वह उड़ीसा के समुद्री तट पर पाया जाता है। और जनसंख्या में कमी का कारण क्या है, तो कछुआ में उनसे कीमती दवाओं का निर्माण करने के लिए लोग विदेशों में उनका निर्यात करने लगे। इसके कारण से अंधाधुंध उसका दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग का मतलब कि उनको कछुओं को पकड़ करके विदेशों में सप्लाई करते थे लोग, ताकि उनकी कीमती दवाएं बनाई जा सके। फिर इसके बाद है कछुए का प्रजनन स्थल की अगर बात पूछ लिया जाए आपसे, तो गहीर माथा भीतरकनिका अभयारण्य। अगर प्रश्न में आ जाता है कि कछुए का प्रजनन स्थल कहाँ है ओलिव रिडले कछुए का, तो आप बताएंगे गहीर माथा भीतरकनिका अभयारण्य। फिर 6वें नंबर पे हम बात करेंगे घड़ियाल प्रजनन परियोजना। और घड़ियाल प्रजनन परियोजना की बात करेंगे। घड़ियाल का मतलब है कि आप
फिगर में देख रहे होंगे, इस तरह का जो एक मगरमच्छ की तरह दिखने वाला होता है, जो लंबी सी उसका एक मुख या फिर चोंच की तरह आपको जो संरचना दिखाई दे रही होगी, फ़ोटो में मैंने उसको संकलित किया है। तो घड़ियाल प्रजनन परियोजना की शुरुआत की गई थी, ये भी 1975 में, और यह शुरू की गई थी उड़ीसा के टीकरपाड़ा स्थान पर भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, तो खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि करना था। और इस परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश में भी मिलता है, कुकरेल, लखनऊ में, राजस्थान में, और मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम और बिहार एवं नागालैंड में भी इस परियोजना का विस्तार यानी घड़ियाल प्रजनन परियोजना को बढ़ावा दिया गया है। और भारत के प्रमुख घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो गुंडी राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में, चंबल व जीव अभ्यारण्य है राजस्थान में, भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह उड़ीसा में हमने देखा था। फिर इसके बाद है नंदनकानन वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी उड़ीसा में है, और सतकोसिया जार्ज वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी उड़ीसा में। फिर इसके बाद है मणिपुर थामिन परियोजना। और मणिपुर थामिन परियोजना की बात करेंगे तो आप देख लीजिए, यह नाचने वाला मृग है या फिर थामिन मृग है, और यह बहुत कम संख्या में है, और डांसिंग डियर भी इसे कहा जाता है, फिर संघाई हिरन भी कहा जाता है। और यह इंडेंजर्ड स्पीसीज है, मतलब विलुप्त होने वाली प्रजाति है। यह बिल्कुल संकटग्रस्त प्रजाति है यह, मतलब बहुत संख्या में इसकी कमी दर्ज की गई है। तो मणिपुर थामिन परियोजना की शुरुआत की गई थी 1977 में, और थामिन मृग के संरक्षण हेतु की गई थी। और थामिन मृग कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। और एक बात करेंगे कि लोकटक झील में एक कोई विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप क्या बताएंगे? तो विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। फिर इसके बाद आते हैं गैंडा परियोजना पर। तो गैंडा परियोजना की शुरुआत की गई थी 1987 में, और आपको पता होगा कि जो एक सींग वाले गैंडे हैं वह असम में, उनके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। और विश्व वन्यजीव कोष यानी WWF दक्षिण अफ्रीका ने 2010 में हर साल 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाने की घोषणा की थी। और भारत के काजीरंगा, मानस और जल्दापाड़ा राष्ट्रीय पार्क में एक सींग वाले गैंडे पाए जाने की बात की जाती है। और इसमें है कि 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। और आपसे अगर बात की जाए कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो आपने अभी पीछे देखा 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और भारत में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क कौन है, तो आपको हमने बताया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। यह कहाँ पड़ता है, तो असम में पड़ता है। फिर परीक्षा दृष्टि से कि कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं कि बाघ गणना 2018 के अनुसार भारत में बाघों की आबादी में कितनी वृद्धि हुई, तो आप बताएंगे 33%। और बाघ गणना 2018 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। और टाइगर राज्य की संज्ञा किसे प्राप्त है, यानी सबसे अधिक बाघ जो 526 बाघ आपने देखा था मध्य प्रदेश में, और 523 बाघ आपने देखा था, 524 बाघ वहाँ पर कर्नाटक में। तो टाइगर राज्य की संज्ञा किसे प्राप्त की जाती है या फिर किसे प्राप्त है, तो वह मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व म्यांमार में पड़ता है ये। और म्यांमार भारत का एक पूर्वी सीमा पर एक पड़ोसी राज्य है। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अगर हम बात करेंगे तो 1973 के 3 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ बनाए गए थे, तो आप बताएंगे कि बाघ संरक्षण प्राधिकरण 1973 के 3 क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर, गुवाहाटी और बेंगलुरु में बनाए गए थे। और देश का पहला 50वां व 51वां बाघ अभ्यारण्य, तो देश का पहला बाघ अभ्यारण्य था जिम कॉर्बेट, ठीक है। फिर इसके बाद 50वां कौन था, तो कमलांग अरुणाचल प्रदेश 2016 में बनाया गया था इसको। और लास्ट है 51वां श्री विल्लीपुथुर मेघमलाई तमिलनाडु, यह तमिलनाडु का 5वां है और इसे 2021 में बनाया गया है, मैंने अपडेट भी किया है इसको, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम अगली परियोजना की बात करें तो आगे परियोजना आती है हाथी परियोजना। और हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी 1992 में, और इसकी शुरुआत की गई थी झारखंड के सिंहभूम ज़िले से। और हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु 22 अक्टूबर 2010 में घोषित किया गया था। मतलब हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया कब,
तो 22 अक्टूबर 2010 में इसको घोषित किया गया था। यह प्रश्न आया हुआ है यूपी टेट में। फिर अगली बात करते हैं तो 12 अगस्त 2017 के अनुसार हाथियों की भारत में जनसंख्या कितनी है, तो 27,312 है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो आप बताएंगे कर्नाटक में 6,049 हाथी की जनसंख्या दर्ज की गई थी। असम में 5,719 और केरल में 3,054 हाथी की संख्या दर्ज की गई थी। फिर इसके बाद है भारत में कुल एलिफेंट रिजर्व कितने, तो 32 एलिफेंट रिजर्व अब तक बनाए जा चुके हैं भारत में। और 12 अगस्त 2012 को आधिकारिक रूप से पहला विश्व हाथी दिवस मनाया गया था। इसकी शुरुआत सन 2011 से कनाडा से हुई थी। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहला हाथी दिवस कब मनाया गया था, तो आप बताएंगे 12 अगस्त को। और हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आप बताएंगे 12 अगस्त को। बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। और 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ पर हमने कुछ जो महत्वपूर्ण भारत के प्रमुख हाथी रिजर्व हैं उनकी सूची आपको दी हुई है। शिवालिक हाथी रिजर्व ये कहाँ है, एलिफेंट रिजर्व उत्तराखंड में है। सिंहभूमि एलिफेंट रिजर्व झारखंड में, लेमरू छत्तीसगढ़ में है। बादलखोर तमोर फिंगला ये छत्तीसगढ़ में है। कामेंग अरुणाचल प्रदेश में है। और धनसिरी कहाँ है, तो धनसिरी है लुंगडिंग धनसिरी है असम में। और सोनितपुर असम में है। चिरांग रिपू असम में है। इंतांकी ये कहाँ है, नागालैंड में है। और मयूर झरना हाथी रिजर्व यानी मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। गारो हिल्स मेघालय में पड़ता है। खासी हिल्स भी मेघालय में पड़ता है। मयूरभंज उड़ीसा में। और महानदी भी आपको उड़ीसा में मिलता है। फिर संबलपुर एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, ये भी उड़ीसा में है। रॉयल एलिफेंट रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। श्री विल्लीपुथुर ये तमिलनाडु में है। और हमने जो बाघ रिजर्व देखा था वहाँ भी था श्री विल्लीपुथुर बाघ रिजर्व, ये 51वां बाघ रिजर्व है और ये तमिलनाडु में है। अनाईमुड़ी केरल में है। और मैसूर कर्नाटक में है। वायनाड ये भी एलिफेंट रिजर्व कर्नाटक में ही है। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे लाल पांडा परियोजना की, तो लाल पांडा परियोजना है और इसकी शुरुआत की गई थी 1996 ईस्वी में। ये भी WWF के सहयोग से ही पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क से शुरुआत इसकी की गई थी। और जो पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क है ये कहाँ पड़ता है, तो ये दार्जिलिंग में पड़ता है। सिक्किम के आसपास में पड़ता है। और यह पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे कैट बियर भी कहा जाता है। मतलब लाल पांडा को अरुणाचल प्रदेश में इसे कैट बियर कहा जाता है। और जो लाल पांडा है यह सिक्किम का राजकीय पशु भी है। भारत में यह सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। इसका आवास क्या माना जाता है, तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है कैट बियर। और यह सिक्किम का राजकीय पशु है एवं WWF का प्रतीक भी ज्वाइंट पांडा है। मतलब WWF का जो प्रतीक है वह क्या है, तो आप बताएंगे ज्वाइंट पांडा। और आगे है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट आपने सुना होगा कि जो पशुओं को दवा दी जाती थी डिक्लोफेनाक दर्द निवारक औषधि थी, उसके कारण से आपके क्षेत्र में गिद्धों की संख्या बिल्कुल विलुप्त हो गई है। अगर आपको याद हो तो बहुत, अगर आप 2005 या फिर उससे भी पहले की अगर आप बात करें 2002 में या फिर 2000 ईस्वी में, तो उस समय कुछ गिद्ध दिखाई देते थे हमारे प्रदेश में। लेकिन अब इनकी संख्या एकदम ना के बराबर देखी जाती है। मतलब हमारे क्षेत्र से इनकी संख्या विलुप्त हो गई है। तो गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट शुरू किया गया था फरवरी 2004 में, राजस्थान के जोधपुर से शुरू किया गया था। और सन 2006 में हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने यह स्वीकार किया कि गिद्धों के मौत का कारण डिक्लोफेनाक नामक पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक औषधि है। फिर पिछले एक दशक के दौरान भारत, नेपाल और पाकिस्तान में उनकी जनसंख्या में 95% तक की कमी दर्ज की गई। और गिद्धों को प्राकृतिक स्कैवेंजर भी कहा जाता है। मतलब प्राकृतिक स्कैवेंजर का मतलब ये हुआ कूड़ा करकट साफ करने वाला। तो जितने भी जंतु मर जाते हैं उनकी डेड बॉडी को साफ़ करने वाला काम जो होता है वह कुछ ही समय में यह साफ़ कर देते थे लोग। और लेकिन अब ये हमारे क्षेत्र में अब नहीं दिखाई देते हैं। और पिछले अगर बात की जाए तो भारत में, नेपाल में और पाकिस्तान में उनकी जनसंख्या में 95% तक की
कमी दर्ज की गई थी। वर्तमान में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र गिद्धों को 3 प्रजातियों वाइट बैक्ड, इसके बाद लॉन्ग बिल्ड और स्लैंड बिल्ड का संरक्षण किया जा रहा है। इस समय देश में 9 गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा चुकी है और वर्ष 2020 में जो महाराजगंज जिला है उत्तर प्रदेश का, उसके फरिंदा में उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार से मिली है, जिसमें योगी सरकार ने 82 लाख रुपए की शुरुआती बजट भी स्वीकार किया है। और देश का पहला जटायु संरक्षण यानी गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो हरियाणा के पिंजौर में 2001 में स्थापित किया गया था। और हम बात करेंगे कि एक वन्य जीव गोद लो योजना, ठीक है। एक वन्य जीव गोद लो योजना है, इसकी शुरुआत की गई थी 2 मार्च 2008 में उड़ीसा के नंदनकानन चिड़ियाघर से। और इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पशु या फिर पक्षी का पालनकर्ता बन सकता है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य चिड़ियाघर में वन्य जीवों की देखभाल, चिकित्सा, खानपान, आवास आदि को विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप बनाने में सहयोग प्राप्त करना है। इस योजना के तहत गोद लिए गए वन्य जीव को अपने साथ घर पर नहीं रखा जा सकता। मतलब जो शुरुआत की गई थी उड़ीसा के नंदनकानन चिड़ियाघर से एक वन्य जीव गोद लो परियोजना की, तो इसमें क्या होता है, तो जितने भी उस पार्क में वन्य जीव निवास करते हैं उनको आप अपने घर नहीं ले जा सकते हैं। फिर अगला देख लेते हैं हम लोग कि प्रोजेक्ट गोदावण है। और प्रोजेक्ट गोदावण की शुरुआत की गई थी जून 2013 में राजस्थान सरकार ने जैसलमेर में शुरू किया गया था इस परियोजना को। और गोदावण किसे कहा जाता है, तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है, उसके संरक्षण के लिए यह योजना शुरू की गई है। तो स्लोगन क्या था, मेरी उड़ान न रोके, जब यह शुरुआत की गई थी परियोजना तो। और भारत में दादी नानी की कहानियों में भी सोन चिरैया कहा जाता था इस गोदावण को। और ग्रेट इंडियन बस्टर को राजस्थानी भाषा में गोदावण के नाम से भी जाना जाता है। यह पक्षी पाकिस्तान व राजस्थान की सीमा पर पाए जाते हैं। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो मरुभूमि राष्ट्रीय पार्क है। और ये लगभग 1 मीटर बड़े और 10 से 15 किलो वाले पक्षी होते हैं। विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है, तो घास भूमियों में कमी। मतलब इनका जो आवास स्थल होता है वह घास भूमियाँ हैं, ठीक है, और उनमें कमी होने के कारण भी ये विलुप्त होने की कगार पर है। और वर्तमान में इनकी संख्या जो दर्ज की गई है 200 संख्या। और आपसे अगर पूछा जाए कि वह कौन सा पक्षी है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनने की होड़ में था लेकिन अब वह विलुप्ति के कगार पर है, तो आप बताएंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप बताइएगा हमें कमेंट के माध्यम से। और इस वीडियो के लिए हम सिर्फ इतना ही बात को रखना हम उचित समझते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको भी समस्या होगी। आप कहेंगे कितना जल्दी, मतलब इतना लंबी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हम आज के लिए या फिर इस वीडियो के लिए सिर्फ हम इतना ही कंटेंट को रखना चाहते हैं। और इसके अगली वीडियो में हम आपको समय समय से वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। और हमारा नोट्स वाला भी काम चल रहा है। और जैसे ही नोट्स तैयार हो जाते हैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मित्रों, आप अपना सुझाव या फिर अगर आपको कहीं से भी कोई समस्या हो तो आप ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से, या फिर जो व्हाट्सएप के नंबर दिए गए हैं आप उनके माध्यम से अपनी समस्या को रख सकते हैं। तो मित्रों, धन्यवाद।